जो नई खबर आई है वो ये है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब मैं इसका जिक्र जैसे ही कर रहा था, जैसे रवि त्रिपाठी, कि हमने आरसी फाल्दू का जिक्र किया, हमने नितिन पटेल का जिक्र किया, हमने भूपेंद्र पटेल का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं किया था। फिलहाल ये जो नाम सामने आ रहा है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। अर्पण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पण, क्या पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या नाम निकल कर आ रहा है? भूपेंद्र पटेल? जी बिल्कुल, खुद कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर घाटलोडिया विधानसभा के जो एक समय मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का मत विस्तार था, वहां से जो मौजूदा तौर पर विधायक है उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। यानी कि गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल होंगे। उनके बारे में बात करें तो वो उनकी पहली ही टर्म है जिस टाइम वो अभी जो विधायक है। इससे पहले वो स्थानीय नगर निगम के कारोबारी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं, स्थानीय जो अर्बन अथॉरिटी होती है उसके भी चेयरमैन रह चुके हैं, जो स्थानिक नगर पालिका थी उसके भी प्रमुख रह चुके हैं। यानी उनका राजकीय सफर काफी लंबा है, लेकिन विधायक के तौर पर पहले वो जीत कर आए थे और 2017 में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीते थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, यानी कि उनके राइट हैंड माने जाते हैं, उनकी ही बैठक पर भूपेंद्र पटेल जीते थे। और जब अगले चुनाव में तकरीबन 1 से सवा महीने का, 1 साल का समय बाकी है, उस तौर पर भूपेंद्र पटेल को गुजरात का सीएम बनाना बहुत ही बड़ी बात है। खुद उनको और उनके सैकड़ों समर्थकों को ये अंदाज नहीं था कि उनको in the legislative party meetings. No, but we are hearing that Nitin Patel himself has put his name forward. I don't think that has happened, and we'll once the meeting is over, we'll know what has transpired. पटेल का नाम सामने आया है मुख्यमंत्री के तौर पर। भूपेंद्र पटेल विधायक है और अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। ये अनऑफिशियल है कि ऑफिशियल भूपेंद्र पटेल का नाम तो डिक्लेयर हो गया? ये अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए इसे ऑफिशियल नहीं कह सकते। हजू સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી। ધારાસભ્યોની પાર્ટીમાં અત્યાર સુધી હજુ કોઈ ધારાસભ્યોની મીટિંગમાં કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવાયો નથી। હજુ મીટિંગ ચાલુ છે। भूपेंद्र पटेल का नाम जो लिया जा रहा है, क्या वो सही है? ભૂપેન્દ્ર પટેલ ધારાસભ્ય છે અને એ અત્યારે અંદર મીટિંગમાં પણ હાજર હશે। भूपेंद्र पटेल का नाम रखा गया है, जो नाम लिया जा रहा है, क्या भी शकाय वो फाइनल कह सकते? ઘણા બધા નામોની અટકળો થઈ, એમાંનું આ એક નામ છે। હવે થોડીક વારમાં આપણને ઓફિશિયલી ખબર પડશે। बिल्कुल सही देखिए ये अच्छा, अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि देखिए नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन भूपेंद्र पटेल, क्योंकि मीडिया तक ये बात पहुंची कि भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री हो गए। भूपेंद्र पटेल जो कि घटलोडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए भी हैं, इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद भी हैं। भूपेंद्र पटेल और काफी अनुभव है, अगर हम बात करें जिसे कहते हैं कि जमीनी स्तर पर अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों का, क्योंकि एयूडीए के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अर्पण भी मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, भूपेंद्र पटेल फिलहाल तो जो नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक अनुभव को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है। अगर उनका एक्सपीरियंस देखें, जिस तरह से अर्पण भी बता रहे हैं, और जो उनका फैक्ट है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसका लंबा नाता रहा है। और पटेल समुदाय, देखिए बार बार बात की जा रही थी कि पटेल समुदाय को रिप्रेजेंटेशन देना है, चूँकि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी हार्दिक पटेल को लाकर वहाँ चुनौती देने वाली है। और पिछले चुनाव में पटेल समुदाय ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर पूरा भरोसा जताया था। तमाम कोशिशों के बावजूद हार्दिक पटेल के साथ पटेल वोटर नहीं गए थे, पाटीदारों ने बीजेपी को ही समर्थन किया, बीजेपी पर ही भरोसा जताया। तो ऐसे समय में जब क्रूशियल समय चल रहा है, जब एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है, और पटेल समुदाय जो लगातार अगर देखें तो पिछले 30 साल से लगातार बीजेपी के साथ तन मन और धन के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसको इग्नोर करना शायद ठीक नहीं रहता। इस वजह से पटेल समुदाय के एक चेहरे को लिया गया है। हो सकता है कई बार विवाद था, चूंकि नितिन पटेल को लेकर पिछली बार भी कहीं ना कहीं अमित शाह नहीं चाहते थे, इसलिए विजय रूपानी को बनाया गया था। और इस बार भी नितिन पटेल ने अपना कहा कि किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाए जो सबको साथ लेकर चल सके। एक तो पटेल समुदाय से हैं, दूसरा सीनियर लीडर है, एक्सपीरियंस लीडर है, उनके नाम पर ज़्यादा विरोध नहीं होगा। और आने वाले समय में चूंकि चुनाव आने वाला है, तो जो खास तौर पे बीजेपी का जो कोर वोटर है वो शहरी वोटर है, तो उनको कॉर्पोरेशन, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उन्होंने हेड किया है अहमदाबाद को, चाहे तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कैसे पार्टी को जिताया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है गुजरात में कहा जाए तो शहरी वोटर है, चाहे वो सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे तमाम जो शहर है उसी इलाके में। तो कहीं ना कहीं टारगेट कर पटेल
पटेल वोटर प्लस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को टारगेट मौका दिया गया और एक्सपीरियंस के नाते उनको मौका दिया गया। और ये मान लिया जाए कि देखिए चौंकाने वाली बात, मैंने कहा ना कि हम जो सोचते हैं उससे कहीं एक कदम आगे, और ये काम 6 महीने पहले से तय हो रहा होगा, हो सकता है 2 महीने पहले ये नाम तय कर लिया गया होगा, लेकिन लीकेज नहीं है। लीकेज ऐसा है कि जब आपको तय करके आपको बताया जा रहा है तभी किसी के पास पता चल पा रहा है, लेकिन अदरवाइज कोई कयास नहीं लगा पाया, हम या कोई कयास नहीं लगा पाया कि कौन होगा मुख्यमंत्री वहाँ का। और फाइनली भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हो रहे हैं और उनके ऊपर दारोमदार होगा प्रधानमंत्री। इस तरह के चेहरे को इसलिए लेकर आए होंगे कि उनको भरोसा होगा कि वो अच्छा काम करेंगे और अगला चुनाव जिताएंगे। देखिए चुनाव, गुजरात का चुनाव इसलिए मायने रखता है क्योंकि प्रधानमंत्री का होम स्टेट है वो, वहाँ पर प्रधानमंत्री की दाव भी लगती है और साथ साथ अमित शाह का दाव भी लगता है। 2 देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस राज्य से आते हैं, और अगर उस राज्य में आपको दिक्कत होती है जिस तरह से पिछली बार गणेश यहाँ से गणेश हिलना नहीं, सॉरी सर माफी चाहिए सर, थोड़ा वाइड करो गणेश। तो ये विधायक दल की जो बैठक चल रही थी उसकी तस्वीरें अंदर से आ रही। विजय रूपानी इस वक्त साथ है और जैसा कि रवि ने भी जिक्र किया और यही जिक्र पहले भी हम कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा नाम सामने आएगा। एक बार मैं सुनने की कोशिश करता हूं फिर आपको देखते, क्योंकि पर्यवेक्षक भी मौजूद है। तुम वहाँ पे करो, हाँ बस यही। उसका रीजन दिखा था। गुजरात राज्य विधानमंडल नेता के निर्वाचन की प्रक्रिया की दृष्टि से यह बैठक आमंत्रित की गई। निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। उसके उपरांत विधायक दल की बैठक में नए विधानमंडल दल के नेता के रूप में एक नाम का प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव का उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने किया, मंत्री भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा जी ने किया, गणपत भाई बसावा, कुमारी बावलिया, भाई मोदी और अर्जुन सिंह चौहान, इन सब ने समर्थन किया। लेकिन जब प्रस्ताव रखने की बात आई तो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी जी ने कहा अगले विधानमंडल दल के नेता के नाम का प्रस्ताव मैं रखूंगा। और विजय भाई रूपानी जी ने इस क्षेत्र के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही अच्छे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सहज सरल नेता, सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहने का और काम करने का जिन्हें अनुभव है, शिक्षा की दृष्टि से वो इंजीनियर हैं, पहले भी नगर पालिका और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि विजय भाई रूपानी जी ने उनके व्यवहार को, उनके जीवन को देख कर ही नाम पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये प्रस्ताव आ गया है, प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सदन में ये पूछना चाहूंगा इस काम के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव है?
दोनों हाथ उठाकर जाओ ना मीडिया चलो भूपेंद्र पटेल के पास चलो। जाएगा उधर, जाएगा उधर। अमन भाई किधर बोलो, दादा थोड़ा हाथ नीचे ना, थोड़ा सा। थैंक यू भाई। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। ये देखो आए इधर। हाँ ये रुको थोड़ा आगे चलो दादा, थोड़ा आगे चलो। तो इस वक्त तमाम पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नितिन पटेल ने अनुमोदन किया, लेकिन गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि विजय रूपानी की नहीं, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहता हूं, भूपेंद्र पटेल। तो नाम जो सामने आया भूपेंद्र पटेल, सभी विधायक वहां पर मौजूद हैं। उनसे कहा गया कि आपके पास क्या किसी और के नाम का भी प्रस्ताव है, कि जिस तरीके से होता है विधानमंडल की बैठक में उस तरीके से हुआ। सभी ने हामी भरी, कोई और प्रस्ताव नहीं है। सभी ने उसके साथ एकजुटता दिखाई और गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब चुन लिए गए हैं। गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे भूपेंद्र पटेल। हम इसके पश्चात हमारे प्रदेश के अध्यक्ष CR पटेल साहब से शायद भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मैं खासियत कहूँ, जिस तरीके से वो काम करता है कि कम से कम लीकेज नहीं है, पता नहीं लगता कि किस तरीके की बात। और एक तरफ अगर देखा जाए, आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों किस तरीके का ड्रामा पंजाब कांग्रेस के तरफ चल रहा है, भले वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की बात हो, वहाँ एक कोई बात होती नहीं कि दूसरी बात पहले से लीक कर दी जाती है, प्लांट कर दी जाती है। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री से दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ सत्ता का ट्रांजिशन भी हो जाता है, क्योंकि आगे चुनाव में जाना है और उसकी कहीं ना कहीं मीडिया तक को भी खबर नहीं लगती है। बाकी विधायकों की नाराजगी और रोष की बात तो पीछे रखिए। तो ये एक अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से एक संगठन की तरह काम करते हुए यही शायद एक फ़र्क है। और तभी लगातार सांगठिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तभी कार्यकर्ता जो उस तरीके उससे जीत में तब्दील करने की भी इसलिए काबिलियत रखते हैं कि तमाम लोगों को साथ लेकर के चलने की। विजय रूपानी और अब भूपेंद्र पटेल अगले होंगे मुख्यमंत्री। मुझे याद पड़ता है रवि त्रिपाठी, पिछली बार जब चुनाव था, आप भी थे, मैं भी था, मामला कांटे का था, रूरल गुजरात फंस रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि अगर लास्ट मोमेंट पे प्रधानमंत्री आए और कहीं जो एज मिला उस वक्त दोबारा सत्ता में आने का, वो पटेल समुदाय ने ही उन्हें भरोसा दिलाया था। पटेल समुदाय ने ही एक बार फिर से बचाया था। दोबारा भरोसा किया गया भूपेंद्र पटेल पर। जी बिल्कुल, देखिए पटेल समुदाय, मैंने जैसा कहा कि पिछले 30 साल से, आपको याद हो कि जो भरत सिंह सोलंकी थे, उनके पिता माधव सिंह सोलंकी जो देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहीं ना कहीं पटेल समुदाय के साथ इनजस्टिस हुआ था और ठाकुर और पटेल समुदाय में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। और उस लड़ाई के बाद ऐसा लगा था कि सरकार ने एक तरफा ठाकुर समुदाय का साथ दिया था, पटेलों को छोड़ दिया था। तो वैसी स्थिति में पटेल जो है बीजेपी के साथ जुड़े और पटेलों ने लगातार
तन मन और धन से बीजेपी का साथ दिया। हर तरह से केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री हुए, आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री वहाँ हुई, और ये कहा जा रहा है कि जो अभी भूपेंद्र पटेल हुए हैं, ये आनंदीबेन पटेल ने 2016-17 का बदला ले लिया है, क्योंकि आनंदीबेन पटेल के चाहने के बावजूद नितिन पटेल को नहीं बनाया गया था उस वक्त, और अमित शाह के जो करीबी थे विजय रूपानी को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आनंदीबेन पटेल ने 5-6 साल के बाद फिर से वापसी की है, और उनके चहेते, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके खेमे के जो नेता हैं भूपेंद्र पटेल, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और एक एक्सपीरियंस नेता को मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, एक तो पटेल समाज से आते हैं, और पटेल वोटर हमने बार बार कहा है कि इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो 5 वोटर 15 वोटर को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ता है। क्योंकि किसान की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पटेल समुदाय उतना ही मजबूती से गुजरात में है जितना कि वो शहरी क्षेत्र में है। अगर सूरत में जाते हैं तो पटेल समुदाय का जबरदस्त दबदबा है। सूरत के 16 सीटों में 15 सीट बीजेपी पिछली बार रिटेन कर गई थी, और जो कि पिछले बार के परफॉर्मेंस के बराबर था, और कहा जा रहा था कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का जो का आंदोलन था उसकी वजह से डेंट हो सकता है, लेकिन कहीं डेंट नहीं हुआ। पटेल समुदाय ने बीजेपी के साथ पूरा भरोसा जताया, तो उस भरोसे पर कहीं ना कहीं बीजेपी खरी उतरी है। उन्होंने पटेल समुदाय को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसका इंतजार था पटेल समाज को, और पटेल समाज के नेता को देकर जो एंटी इनकम्बेंसी, खास तौर पर देखिए आपके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है और वैसे में जो आपका इंटैक्ट वोटर है वो भी अगर आपसे नाराज हो जाएगा तो आपके लिए मुसीबत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पटेल समुदाय को इंटैक्ट रखना है, और बाकी समाज के लोग भी, हो सकता है कुछ और चीज़ें अनाउंसमेंट हो, और उसके साथ साथ जो आदिवासी वोटर है वो भी वहाँ उतना ही मायने रखता है, जो ठाकुर वोटर है वो उतना ही मायने रखता है। प्रधानमंत्री खुद ओबीसी से अपने आप को कहते हैं, तो वो प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी वहाँ है। प्रधानमंत्री के नाम पर ही देखिए चुनाव होता है। जो असली चेहरा होगा गुजरात चुनाव का, प्रधानमंत्री मोदी होंगे। और आपने देखा था कि आखिरी डेट जो चुनाव प्रचार का था उसमें प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन से आते हैं, और कैसे साबरमती रिवर में उनका सी प्लेन उतरता है, और वहाँ से वो माता के दर्शन करने जाते हैं। पूरे दिन भर वही कैंपेन चला कि प्रधानमंत्री का जो एक तरीका होता है, नायाब तरीका, किसके मन में था ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसे तरीके से भी कैंपेन किया जा सकता है। और दिन भर उस चीज़ का फुटेज चला। प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, एक डेवलपमेंट वाली छवि, एक जो दंगा से जो गुजरात परेशान रहता था, उन दंगों से जो बचाया है प्रधानमंत्री ने, उसकी छवि। उसके अलावा आप देखिए जो आपका इलाका है, कहीं ना कहीं जो गुजरात का कहते हैं, सूरत में जब फ्लड आया था तो प्रधानमंत्री जब मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे तो 15 दिन लगातार वहीं रहे, सूरत में रहकर लोगों की सहायता की। कच्छ जो इलाका है, खासतौर में भुज जो इलाका, भुज में जो भूकंप आया उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, तो उसने भुज इलाके में जाकर किस तरह से शानदार काम किया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा वहाँ बिकता है, और लोग जानते हैं कि वो क्रेडिबल फेस है, जिन्होंने डेवलपमेंट भी किया है, लोगों को डर से भी कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाई है, और तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री ने दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं तब तक कहीं ना कहीं उनके नाम पर गुजरात में बीजेपी को सत्ता आती रहेगी, और ये कहीं ना कहीं एक कन्फर्मेशन का स्रोत है, एक मजबूती का स्रोत है। लेकिन साथ साथ जो लोकल वोटर है, जो नाराजगी है, उसको साधने के लिए जो पटेल समुदाय के लोग हैं, जो आपके साथ लगातार खड़े रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से आपको देना पड़ा है, और साथ साथ बाकी वोटर को भी साधना है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो थी विजय रूपानी के खिलाफ थी, और जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। पिछले 6 महीने से चल रहा था कि गुजरात में सीएम को बदला जा सकता है। जैसा कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ दूसरी जो पार्टी, आम आदमी पार्टी भी वहां जाके घुस रही थी, और उसने कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे थे उसको उठाना शुरू किया। तो बीजेपी में एक फीडबैक का सिस्टम होता है, बीजेपी हो गया, फिर आरएसएस उनका सिस्टम है, आरएसएस के नेता भी वहाँ गए, आरएसएस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी गुजरात का दौरा किया। उनके पास एक फीडबैक होता है, क्योंकि लोकल लेवल पर आरएसएस का कार्यकर्ता काम करता है, शाखा लेवल पर काम करता है, तो उसके पास जानकारी होती है कि किस मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी और किन मुद्दों को लेकर नाराजगी है। तो जो फीडबैक आया होगा आरएसएस से, बीजेपी के अपने जो फीडबैक सिस्टम है उससे, उसके आधार पर तय किया गया कि विजय रूपानी को हटाकर नए मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गुजरात में नरेंद्र मोदी भी जब मुख्यमंत्री बने तो चुनाव से 1-1.25 साल पहले बने थे। यहाँ विजय रूपानी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो चुनाव से 1-1.25 साल पहले बने थे, और अब विजय रूपानी हटाए गए हैं तो वो भी चुनाव से ठीक 1-1.25 साल पहले हटाए गए। तो गुजरात के साथ एक कहीं ना कहीं लिंक होता है ये चीज़। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है बीजेपी का जिसने अपना 5 साल का पूरा टेनियर पूरा किया हो। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। तो कहीं ना कहीं गुजरात में ये चीज़ देखी जाती है कि जो दूसरा मुख्यमंत्री है, आज तक भी कोई मुख्यमंत्री वहाँ की जनता का दिल जीतने में कामयाब नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही वहाँ की जनता का दिल को जीतने में कामयाब रहे और वहाँ के मुद्दों को एड्रेस करने में कामयाब रहे। चाहे वो सूरत के लोगों की परेशानी हो, बिजनेसमैन की परेशानी हो, चाहे आप भुज के लोगों की परेशानी हो, भूकंप के बाद जो परेशानी हुई, चाहे रूरल इलाके की बात करें, चाहे अर्बन इलाके में जिस तरह से साबरमती नदी में देखा के साथ जीएसटी देखिए कितना बड़ा मुद्दा था।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद सूरत में खड़ा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, और जब मैं व्यापारियों से बात कर रहा था, जो डायमंड के व्यापारी थे, जो करोड़ों के व्यापारी थे, और वो कह रहे थे कि देखिए हमें कभी कभी जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको करेला भी खाना पड़ता है, नीम का स्वाद भी लेना पड़ता है। तो ये एक मैसेज होता है कि आपको भरोसा है उस नेता पर, जो गलत डिसीजन नहीं ले सकता है। यही प्रधानमंत्री मोदी पर वो भरोसा था, और वहीं लोगों ने कहानी सुनाई थी। यही प्रधानमंत्री है, जब मुख्यमंत्री थे और सूरत में फ्लड आया तो खुद 15 दिन सूरत में ही रुक गए। उन्होंने अहमदाबाद को छोड़कर, गांधीनगर को छोड़कर सूरत को अपना सेंटर बनाया, और 15 दिन 20 दिन तक सूरत में रहकर बतौर मुख्यमंत्री निरीक्षण किया और लोगों की सहायता की। तो लोग इन सब चीज़ों को याद करते हैं कि जो मुख्यमंत्री, जो भी नेता हो, वो आपके बुरे समय में कैसे काम आता है। तो चाहे सूरत के व्यापारी हों, उन्होंने GST होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया। चाहे भुज में भूकंप से जो लोग परेशान हुए, तो भुज के आसपास के जिलों में जिस तरह से तबाही आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की सहायता की। और चाहे गुजरात में कहा जाता है कि एक दंगों लंबा समय रहा है जब लोग दंगों से परेशान रहते थे, हर आए साल दंगे होते रहते थे, दंगों में लोग मारे जाते थे, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। तो दंगों से मुक्ति दिलाई लोगों को, तो एक विश्वास ना केवल मुक्ति दिलाई, बल्कि यूं कहिए कि ना कि गुजरात मॉडल का जिक्र हुआ, डेवलपमेंट का जिक्र हुआ, कहाँ कच्छ तक पानी का जिक्र वो अभी तक होता है, फिर उस डेवलपमेंट के मॉडल को यहाँ तक लाया गया। और उसके बावजूद कितने, हम ये कह सकते हैं, इसे आपके ओपोनेंट्स भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन हो जाता है। जैसा कि रवि त्रिपाठी कह रहे हैं कि अभी साल सवा साल पड़ा हुआ है, उससे पहले अब यहाँ पर भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, फिर 2022 है, फिर उसके बाद 2024 है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहाँ से सीधी साफ स्पष्ट है। एक बार फिर से पाटीदार का जो है भरोसा जीतने की कोशिश। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल होंगे अगले मुख्यमंत्री गुजरात के। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेंद्र पटेल होंगे अगले मुख्यमंत्री गुजरात के। विजय रूपाणी, जिन्होंने फिलहाल उस नाम का अनुमोदन किया, और फिर उसके बाद अब सत्ता जो है भूपेंद्र पटेल के हाथ में होगी। फिर आगे चलो, नहीं जाने दे रहे ना आगे भाई। भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय नितिन भाई, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय प्रहलाद जी, रूपाला साहब, आदरणीय सुधीर जी, श्री तरुण जी, मनसुख भाई, बेन भारती बेन, आदरणीय भूपेंद्र सिंह, आदरणीय संतोष जी, उपस्थित सौ साथी, धारासभ्य, संसद सभ्य भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। एનું लो जाओ आगे। उदाहरण આજનો દિવસ છે। तो ये भूपेंद्र पटेल की तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। विजय रूपाणी कुछ बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल अलग पार्टी है, किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर जो है सबके लिए मौका दिया जाता है। और इसमें तो कोई शक नहीं, रवि त्रिपाठी, इससे पहले हम जिसका जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े उन्हें हम बताते चलें, ये सबसे पहले कि गुजरात को नया सरदार मिला, गुजरात के नए मुख्यमंत्री अब होंगे भूपेंद्र पटेल। यहाँ पर अनुभव को तरजीह दी गई है, जिसका जिक्र नितिन पटेल भी सुबह कर रहे थे। एक अनुभवी और लोकप्रिय चेहरा होगा। अब भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में ही गुजरात चुनाव पर जाएगा, और फिर उसके बाद 2024, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 में अगर आपको उस तरीके से वापस आना है तो गुजरात को आपको वैसे इंटैक्ट रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि कई बार होता है ना, चौंकाने वाले फैसला आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, तो जिस तरह से खट्टर साहब पहली बार MLA बने और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरह से 2017 में पहली बार MLA बने हैं भूपेंद्र पटेल साहब। और हालांकि उनका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, लेकिन पहली बार MLA बने। उसके साथ साथ वो अहमदाबाद जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन लगातार रहे। और जो खबर निकल के आ रही है कि जो पाटीदार समाज है उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता इनकी है, इनको सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, और इनकी ज़्यादा
बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पाटीदार समाज को एड्रेस करना है, और खाली शहरी पाटीदार नहीं, जो रूरल इलाके में पाटीदार समाज है उसको भी एड्रेस करना है। क्योंकि बीजेपी के लिए गुजरात में बड़ी मुसीबत है रूरल इलाका। रूरल इलाके में बीजेपी को वोट कम मिलता है, कांग्रेस वहाँ ज़्यादा गेन करती है। तो रूरल इलाके में भी जो पाटीदार समुदाय है उसको एड्रेस करने के लिए इनको चुना गया है, क्योंकि इनकी वहाँ ज़्यादा सुनी जाती है, पाटीदारों में इनकी मान्यता जाता है, इनको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो इस वजह से कहीं कि पाटीदार बहुत सारे दावेदार थे। नितिन पटेल भी उप मुख्यमंत्री के नाते दावेदार थे, बाकी और 2-3 नाम आप देखें, जितने नाम आप गिना लीजिए, पाटीदार कम से कम 4 से 5 दावेदार थे। और भूपेंद्र पटेल को इसलिए चुना गया है क्योंकि एक तो अनुभव उनके साथ है, साथ साथ उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है उस समाज में, जो पाटीदार समाज माना जाता है, जो 12-13% वोटर है खासतौर पर गुजरात में। और उसके साथ साथ कहा जाता है कि 12-13 के साथ साथ उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है पूरे गुजरात में, चाहे वो रूरल इलाका हो चाहे वो शहरी इलाका हो। तो इस वजह से उनको बनाया गया। और एक चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आने वाले चुनाव के लिए आपने एक ऐसा चेहरा दिया है जिससे आपको अनुभव भी है, जिसके साथ साथ जो आपको वोट साधने वाला जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है उसमें भी खरा उतरता है। और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक चॉइस है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने चौंकाते हैं बार बार, वैसे इस बार भी चौंकाया है कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तमाम तरह के नाम लिए जाते हैं। पता चलता है राष्ट्रपति जिनका जो बनते हैं अपने, उनका नाम ही किसी को पता नहीं होता, उसके पहले तक किसी को अंदाज़ा तक नहीं लगता है, खबर तक नहीं लगती है। और एक बात और निकल के आई है कि लीकेज भले ही बाकी स्टेट्स में हो, चूँकि पुष्कर सिंह धामी का नाम थोड़ा पहले पता चल गया था, कर्नाटक में CM कौन होगा इसका नाम पता चल गया था, लेकिन गुजरात अभी भी लीकेज प्रूफ है। मतलब आपको लीकेज नहीं है गुजरात में, और गुजरात में नाम तभी पता चलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी और उनका सिस्टम चाहेगा। तो तमाम प्रयासों के बावजूद आप नाम नहीं पता कर पाए, और अब जब नाम निकल के सामने आया तो ये समझ में आ रहा है कि पाटीदार जो समाज है उसको एड्रेस करने के लिए नाम लिया गया है। पाटीदार समाज के जो वोटर हैं उनमें जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है उसको तरजीह दी गई है, एक अनुभव को तरजीह दी गई है, और साथ साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने की ये कोशिश है। अब देखिए कितना ये कोशिश सफल रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एड ऑन होगा। अब भूपेंद्र पटेल 1 साल कैसे सरकार को वहां चलाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है एज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के नाते कह रहे हैं भूपेंद्र पटेल, आइए सुनते हैं एक बार। मोबाइल नीचे कर दो ना, मोबाइल नीचे करो, थोड़ा नीचे था, थोड़ा नीचे बता दो, सब लाइव है दादा यहाँ पे। अरे भाई कौन है दादा, थोड़ा नीचे करो ना, सब लाइव है। अरे भाई मोबाइल नीचे करो ना यार, ऊपर करो ना यार, क्या आराम से जो भी कर लेंगे। कौन है ये, कौन है यार, तुम कौन हो? कैमरा मैन सर है, तो बोलो मैं क्या हूँ? सत्य का कैमरा क्या आई कार्ड कहाँ है? बताता हूँ, चला जाओ बात में भी बता। मंच ઉપર ઉપસ્થિત સર્વ વડીલોને અને સામે બેઠેલા દરેક વડીલ મને સૌથી નાનો ગણી અને આ જે કાર્યભાર મારા ખભે મૂક્યો છે એ સૌની સાથે રહી અને નિભાવવામાં મદદ કરશે એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે. भूपेंद्र पटेल गुजरात के गटकुलिया विधानसभा से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं उससे पहले, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, उससे पहले अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ज़मीनी तौर पर क्या हालात हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो है किस तरीके से काम किया जाता है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। एक पुराना नाम है भूपेंद्र पटेल, और भूपेंद्र पटेल को फिलहाल चुना गया है। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इससे पहले जो है ये विधायक भी रह चुके हैं, और फिलहाल धन्यवाद करते हुए विजय रूपानी ने सत्ता की चाबी जो है अब भूपेंद्र पटेल को सौंपी है। अब रवि, इस चीज़ का जिक्र, क्योंकि आप तो कांग्रेस सर्कल्स में बहुत रहते हैं, इस चीज़ का जिक्र तो कांग्रेस भी करती होगी ना, या फिर इस चीज़ का जिक्र तो ओपोनेंट्स भी कम से कम करते होंगे कि आपकी सोच शुरू भी नहीं होती है कि वहां पर एग्जीक्यूशन हो जाता है दूसरी पार्टी में, और तभी कहते हैं कि 24/7 जो है इलेक्शन और चुनाव मशीनरी है। भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। ठीक है रवि त्रिपाठी, अगर आप मेरा सवाल उस वक्त सुन पाए हो तो बिल्कुल, मतलब आप इग्नोर तो नहीं कर सकते जिस तरीके से काम होता है भारतीय जनता पार्टी में। विजय रूपानी एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को चाबी सौंप रहा है, और सब एक अनुमोदित होकर के एक साथ खड़े कर नजर आ रहे हैं, एक आवाज तक नहीं उठती है। और वहां देखिए पंजाब में क्या चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी में एक सिस्टम है और जिम्मेवारी देने का सिस्टम है कि एक जिम्मेवारी माना जाता है। ये माना नहीं जाता कि आपको सत्ता की चाबी दी जा रही है और जिस तरह से आपको चलाना है चलाए। जो भी होता है उसको एक जिम्मेवारी दी जाती है और जब हटाया जाता है तो भी कहा जाता है कि आपको इस जिम्मेवारी से मुक्त किया जा रहा है। लेकिन आपने सही कहा, पंजाब हो चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ 2/3 मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी विवाद है कि 2.5 साल का फॉर्मूला बना था, राहुल गांधी के सामने बना था और उसको मान नहीं रहे दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ लगातार प्रदेश अध्यक्ष और जो डिप्टी सीएम थे और सीएम के बीच में लड़ाई चलती रही और फाइनली अभी भी वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। पंजाब में चुनाव होने वाला है 5 से 6 महीने बाद और पंजाब में आज भी प्रदेश अध्यक्ष आपने ऐसे अभी तो हम 6 बजे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन में देंगे और मुख्यमंत्री पत्र अभी 6 बजे महामहिम राज्यपाल जी को ये विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है, वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। ठीक है, भूपेंद्र यादव इस वक्त नजर आ रहे थे और उससे पहले हमने देखा कि तरुण चुग मौजूद थे और कुल मिलाकर जो कृषि मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, प्रहलाद जोशी मौजूद थे। एक चीज तो है, रवि अपनी बात पूरी कीजिएगा, कि एक से एक भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं ना कहीं रणनीतिकार हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर भी जैसे भेजा गया, जिस तरीके से अभी भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम राजभवन जाएंगे शाम को। हेलो, रवि जी जी, अभी दरअसल मैंने इसलिए आपको नीचे किया था, मैं भूपेंद्र यादव को सुनवा था, वो कह रहे थे कि शाम को हम राजभवन जाएंगे। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप पंजाब का जिक्र कर रहे थे और उसके साथ मैंने कहा एक से एक रणनीतिकार हैं पर्यवेक्षक के तौर पर भी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेजा, कोर कमेटी की बैठक भी हो गई, फिर उसके बाद विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और कानो कान जैसे किसी को पता भी ना लगा हो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी में एक सिस्टम है और बीजेपी में सिस्टम के पीछे एक संघ का सिस्टम भी, आरएसएस का भी सिस्टम है जो पीछे पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। उनको एक अच्छा सलाह देता है, उनकी सलाह को माना जाता है। वो सलाह के साथ साथ तो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि उनका वर्कर लोकल लेवल पर बीजेपी के साथ जुड़ा होता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है, एक फीडबैक भी देता है। तो बीजेपी का अगर सिस्टम फेलियर होता है तो आरएसएस का सिस्टम कामयाब होता है पूरे देश में, आप देख लीजिए। और कहीं ना कहीं इस वजह से एक उन पर शिकंजा भी रहता है कि भाई आप अगर गलत करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी मनमानी चलने वाली है। चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको बदला गया, उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए उनका फीडबैक खराब रहा तो उनको बदला गया, 2 बार मुख्यमंत्री बदला गया। इसी तरह से आप कर्नाटक में देख लिए, कर्नाटक में येदियुरप्पा को हटाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस टास्क को कितने तरीके से सॉल्व किया गया। क्योंकि देखिए येदियुरप्पा एक बड़े नेता हैं, लिंगायत समाज का उनको समर्थन है, वहाँ 16 से 17% वो वोटर है। अगर वो नाराज होकर आपके साथ जाता है तो उसका खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। चुनाव में यही येदियुरप्पा जब बीजेपी के खिलाफ जाकर अलग चुनाव लड़े थे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी, बीजेपी को महज 40 सीट पर संतोष करना पड़ा था। तो इस बार बीजेपी इस बात को जानती है, इसलिए उसको किस तरह से उनको बुलाया गया दिल्ली, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, गृह मंत्री ने बात की, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की, तो समझा बुझाकर किसी मामले का सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका है वो बीजेपी में है और एक फीडबैक के सिस्टम के आधार पर काम करने का एक तरीका है। इस वजह से बीजेपी कुछ मामलों में कामयाब रहती है और कांग्रेस में मामलों को उलझाया जाता है। जहां ठीक ठाक भी सरकार चल रही है उसको भी डैमेज आप करते हैं। भाई छत्तीसगढ़, मैंने कहा छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत, मतलब कमाल की मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, लेकिन क्या इसके बावजूद आज तक आपने देश में सुना होगा कि कोई ऐसी पार्टी जिसकी 2/3 बहुमत से सरकार बनती है और वो अपने ही पार्टी में 2.5 साल का फॉर्मूला तय करता है कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, और जब 2.5 साल पूरा होता है तो विवाद शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब राजस्थान में देखिए सचिन पायलट अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, वहाँ अशोक गहलोत कहीं नहीं रहता, अशोक गहलोत दिल्ली पे रहते हैं, दिल्ली से जाके अचानक वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सचिन पायलट की नाराजगी आज तक चल रही है। डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने बगावत भी की, फिर पार्टी से ऐसा लग रहा हट जाएंगे, फिर पार्टी में रहे, फिर वहाँ चलती है। इसी तरह पंजाब को आप डिस्टर्ब करें तो आप अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने नेताओं को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं, नेता आपको पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आपके हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे तमाम ऐसे नेता हैं। एक लंबी
फहरिस्त है जो कांग्रेस के नेताओं की अभी कल परसों लिस्ट जारी हुई है, इसमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले चाहे दूसरी पार्टी में जाने वाले नेता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो आखिर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, अपने पार्टी नेतृत्व के डिसीजन पर भरोसा नहीं है। और बीजेपी में यही फायदा है कि उनके पार्टी नेतृत्व के डिसीजन पर भरोसा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा है कि लीडरशिप आपको चुनाव जिता रहा है और साथ साथ आपको मौका भी दे रहा है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हटाकर अगर लगा कि उनको सर्वानंद सोनोवाल को 5 साल का मौका दे दिया, कोरोना का इशू उठाएंगे, हम वैक्सीन का तेजी से हो रही नहीं हो रही है, या फिर और तमाम चीजें, महंगाई को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता के बीच तो जाइए, सिर्फ ट्वीट कर देने से, क्योंकि जनता जानती है सिर्फ ट्वीट कर देने से जो है ऐसा नहीं है कि जनता के बीच हम चले जाएंगे या फिर सिर्फ त्राहिमाम जो है नजर आ जाता है। दरअसल जमीन पर जो करके कार्यकर्ता और उसके साथ का ऑब्जर्वेशन और किस तरीके से सत्ता का ट्रांजिशन होता है और कैसे चुनाव की तैयारी की जाती है, वो जमीन पर किस तरीके से किया जाता है, उसका हम ये कह सकते हैं कि एक ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही तैयारी देखिए सांगठनिक तौर पर किस तरीके से शुरू। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.